आज मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ वह है आपका साइंटिफिक एविडेंस और ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ये कितना रेलिवेंट है, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन कितना रेलिवेंट है, इस चीज को आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बतलाया कि कोई भी जजमेंट जो बेस्ड होता है वह होता है किस चीज पर, वह होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स पर। मैंने प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स इसलिए कहा कि फैक्ट्स इन इशू है, ये विवादास्पद मुद्दा है, ये फैक्ट्स जो है वह विवादास्पद है। और दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ पर। ये दोनों चीजों को एनालाइज जब किया जाता है तब ऐसी स्थिति में कोई भी डिसीजन पर कोर्ट पहुंचता है, कोई भी डिसीजन पर जो है वह कोर्ट वहां से कंक्लूजन को ड्रॉ करता है। अब एक तरफ मैंने कहा फैक्ट्स एंड इशू, इस पर कोई भी चर्चा हम लोगों को नहीं करनी क्योंकि इस पर काफी चर्चा मैं फैक्ट्स एंड इशू पर कर चुका हूं। और प्रोविजंस और केस लॉ जो है वह पूरी तरह से बेस्ड है किस चीज पर, तो वह है एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। और कितने तरह के एविडेंस को सामने लाया जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया मटेरियल एविडेंस, दूसरा मैंने बताया ऑकुलर एविडेंस, जैसे टेंजिबल कोई भी चीज जो है एविडेंस है वो मटेरियल एविडेंस है। जैसे कि कोई भी जो हथियार प्रयुक्त किया गया है या फिर जो कोई चोरी का सामान पकड़ा गया है, डकैती का सामान पकड़ा गया है, वही रिकवर हो जाता है, तो ये सब टेंजिबल एविडेंस है। ठीक है ना, ये सारा चीज जो है क्या है, टेंजिबल एविडेंस है। दूसरा है ऑकुलर एविडेंस, मतलब जो आंख से जो देखा गया है, मतलब आई विटनेस। तीसरा है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि सारे केस में सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के साथ मैच कराया जाता है चीजों को कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस कितना सपोर्ट कर रहा है, और इसीलिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया कि 90% जो केस हैं वह सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के आधार पर ही डिसाइड कर लिए जाते हैं। फिर आता है आपका साइंटिफिक एविडेंस, जिसमें कि एक्सपर्ट्स के ओपिनियन मैटर करते हैं। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स के ओपिनियन कितना रेलिवेंट है, इसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो इसमें हम बताएं आप लोगों को कि एक्सपर्ट कहते किसको है और उसका ओपिनियन कितना मायने रखता है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक्सपर्ट वह व्यक्ति है जो कि स्किल्ड है किसी सब्जेक्ट का। वह क्या है, वह स्पेशली वह ट्रेंड है उस चीज के लिए, वो उसी स्किल को उसने अक्वायर किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है, तो बाद में आता है मतलब कि उस चीज का उसने कोर्स किया हुआ है। और कोई कुछ एक्सपर्ट ऐसे होते हैं जो कहीं कोर्स नहीं किए होते हैं, वो अनुभव के आधार पर वो एक्सपर्टीज को हासिल करते हैं, अनुभव के आधार पर एक्सपर्टीज को वो हासिल करते हैं। तो यहाँ पर इनको जो हम क्या कहते हैं, हम इनको एक्सपर्ट के रूप में जानते हैं, और वह एक्सपर्ट जो है वो अपना ओपिनियन देते हैं। यहाँ पर मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, मैं इसी चीज की चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन कितना मायने रखता है। कोई भी लॉयर या कोई भी जज हर एक विषय का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए कि किसी एक विषय में वह अपना स्किल को डेवलप कर लिया है, लेकिन वह सभी विषय का जानकार नहीं हो सकता है। वह किस चीज का जानकार है, लॉ का जानकार है, वह उसका इंटरप्रिटेशन कैसे हो इसकी जानकारी उसको है, लेकिन वह सभी विषय का जानकार नहीं हो सकता। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पोखरा नेपाल में प्लेन क्रैश कर गया, 68 पीपल का डेथ हो गया। अब यह मामला कोर्ट में भी जाएगा, वो तो ऑब्वियस है कोर्ट में जाएगा, कमेटी गठित होगी, मामला कोर्ट में जाएगा, बहुत सारे लोग केस करेंगे। तब यहाँ पर जज को यह डिसाइड करना है कि एक्सीडेंट था, डेलिबरेट था, क्योंकि उसके आधार पर कंपनसेशन, मुआवजे का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन प्लेन क्रैश कैसे हुआ इसकी जानकारी तो जज को नहीं हो सकती है। तो जो एविएशन के एक्सपर्ट हैं उनसे ओपिनियन लिया जाएगा, और उस ओपिनियन के आधार पर जज ये डिसाइड करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या निर्णय देना है। तो यहाँ पर इस केस में एक्सपर्ट का ओपिनियन मायने रखता है। वहां पर जो ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा, और ब्लैक बॉक्स को कैसे उसके चीजों को समझना है, कैसे उसके चीजों को पढ़ना है, वह कोई एक्सपर्ट ही जान सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका मायने रखेगा ओपिनियन, वह एक्सपर्ट का ओपिनियन मायने रखेगा। अब मैं इसको एनालाइज करूंगा आगे चलकर, पहले एक्सपर्ट्स की मैं चर्चा कर दूं, उसके बाद मैं करता हूँ। दूसरा है मेडिकल ओपिनियन। जैसे रेप के केस में जो है मेडिकल ओपिनियन बहुत मायने रखता है।
तो यहाँ पर पूरी तरह से डिपेंड किस पर जाता है कोर्ट, वो कर जाता है मेडिकल ओपिनियन पर। लेकिन इसमें थोड़ा-सा चेंजेस लाया गया एविडेंस एक्ट में, जो संशोधन किया गया है, संशोधन करने के बाद उसमें लाया गया है कि यदि कोई महिला ये कहती है उसके साथ रेप हुआ है और वह मेडिकल रिपोर्ट में सपोज करिए आ भी जाता है या नहीं आता है, लेकिन वह यदि एलिगेशन लगा देती है और वह एडल्ट है और यह कहती है कंसेंट से नहीं हुआ है कोई भी चीज, तब ऐसी स्थिति में महिला को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि महिला यदि मैरिड है, एल्डरली है, तब ऐसी स्थिति में तो रेप की पुष्टि करनी थोड़ी मुश्किल होती है, और वह यदि थोड़ा समय बीत जाए तब, क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत सारे एविडेंसेस को, सीमेंस को, स्पर्म को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना संभव नहीं हो पाता है। 24 आवर्स तक तो पता चलता है, लेकिन उसके बाद वह पता नहीं चलता है। तब यहाँ पर वर्जन जो है वह महिला का ही माना जाएगा। यदि डिफेंस यह लेता है ग्राउंड की कंसेंटेड था, तो या और वह महिला कहती है कंसेंटेड नहीं था, तो महिला के वर्जन को ही सत्य माना जाएगा और उसके आधार पर प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। ये मैं आगे आप लोगों को और भी इसको डिटेल बताऊंगा। फिर फॉरेंसिक ओपिनियन, फॉरेंसिक ओपिनियन होता है जैसे फिंगरप्रिंट्स को उसको एनालाइज करना, किसी जो चीजों को, जैसे कोई कपड़ा है, कोई और भी चीजें हैं जो मटेरियल विटनेस है, उसको एनालाइज करना कि वह उस व्यक्ति का है या नहीं है, इन सारी चीजों को एनालाइज करना। इन सारी चीजों को जो एनालाइज करता है साइंटिफिक तरीके से, उसको हम फॉरेंसिक ओपिनियन मानते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा क्या है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो है, फॉरेंसिक ओपिनियन के अलावा, एफएसएल के अलावा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ट्रेंड होते हैं, जो देख कर यह बतलाते हैं कि यहाँ पर यह हैंड राइटिंग किसका है। बहुत पहले से यह प्रथा चली आ रही है कि हैंड राइटिंग का मिलान कर कर यह देखा जाता था, और जो एक्सपर्ट होते थे उन्होंने स्किल को डेवलप किया था, कोई पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन स्किल को उन्होंने डेवलप किया था कि उसके आधार पर वह जो है वह बता देते थे कि यह किसका है या नहीं है, या जो सिग्नेचर है वह सही है या गलत है। इस चीज की वह चीजों को वह बता दिया करते थे। इसके अलावा फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एज की जब बात आती है, डिटर्मिनेशन ऑफ एज की बात सबसे ज्यादा कहाँ पर आती है? सबसे ज्यादा बात आती है वहां पर जहां पर जुवेनाइल डिक्लेयर करना हो किसी व्यक्ति को। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी इसका बहुत ही स्पेसिफिक प्रावधान किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसका बहुत ही स्पेसिफिक प्रावधान किया गया है। और सेक्शन 15 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की मैं बात करूं तो उसमें कहता है कि किसी व्यक्ति को जुवेनाइल डिक्लेयर करने का अधिकार बोर्ड का है, लेकिन जहां 16 से 18 साल के बच्चे की बात आती है, जुवेनाइल की बात आती है, और उन्होंने यदि हीनस क्राइम किया हुआ है, जैसे मर्डर, जैसे रेप, जैसे डकैती, ऐसे एसिड अटैक, इन सारे चोक के तरह का यदि उसने काम किया हुआ है, तब ऐसी स्थिति में वहां पर बोर्ड जो है वो ओपिनियन लेता है, जो मेडिकल एक्सपर्ट है। इसमें कि ऑसिफिकेशन टेस्ट सबसे ज्यादा होता है कि वो दांतों के डेवलपमेंट के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि उस बच्चे का एज क्या है। तो यहाँ पर वह डिपेंड करता है फिर ओपिनियन के ऊपर। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि ओपिनियन कितना मायने रखता है कोर्ट के लिए, कोर्ट कितना उस पर जो है वह डिपेंड करता है। फिर आता है आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट। अभी आप लोग लगातार सुधा वालकर मर्डर केस और जिसमें आफ्ताब को एक्यूज बनाया गया है, उसमें ब्रेन मैपिंग टेस्ट उसकी हुई है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता है कि व्यक्ति का मेंटल कंडीशन क्या है, वो कितना किस हद तक वो किसी चीजों को बतला पा रहा है या फिर नहीं बतला पा रहा है। तो इस चीजों को वह देखता है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट इसको प्रोबेटिव वैल्यू के रूप में मानता है। और यहाँ पर कोर्ट यह क्या कहता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट कोर्ट नहीं करता है उस रूप में, ठीक है ना। ब्रेन मैपिंग टेस्ट को कोर्ट उस रूप में पूरी तरह से नहीं करता है अप्रूव। इसमें एक केस लॉ है, ब्रह्मजीत सिंह शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑल इंडिया रिपोर्टर में, यह 2005 में रिपोर्टेड केस है, सुप्रीम कोर्ट केसेस 2277, ठीक है ना, पेज नंबर 2277। यहाँ क्या कहता है, ओपिनियन क्या है, सिंस द हाई कोर्ट डिड नॉट प्लेस रिलायंस अपॉन इट, हाई कोर्ट ने इस पर रिलायंस
नहीं प्लेस किया, मतलब उस पर रिलाय उसने नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो थॉट इट इज अननेसेसरी टू डू सो। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके आधार पर, क्योंकि हाई कोर्ट का ओपिनियन बहुत ही प्रूडेंट था और बहुत ही क्लियर था, तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी और उसको इनटू अकाउंट लेने की आवश्यकता बहुत नहीं समझी। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा कोर्ट नहीं करती है। अब इसके अलावा मैंने आप लोगों को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स के बारे में बताया था। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट या तो फॉरेंसिक लैब से उस हैंड राइटिंग को वेरीफाई करा लिया जाए, और या फिर जो आई विटनेस है जिसने साइन करते देखा है उससे उसको टेस्टिफाई कराया जाए, या फिर जो ट्रेडिशनल हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है जिसकी चर्चा मैंने करी है अभी, उससे उसको वेरीफाई करवाया जाए। इस तरह से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की चीजों को वेरीफाई करवाया जाता है। लेकिन मैं फिर आपको बतला दूं कि ये सारे ओपिनियन है, कोर्ट क्या करता है इस चीज को मैं अभी स्पष्ट करूंगा। कोर्ट का इसका वैल्यू क्या है, इस एक्सपर्ट के ओपिनियन का, ठीक है, एक्सपर्ट के ओपिनियन का वैल्यू क्या है। और इसके बाद क्या है, आपका डीएनए टेस्ट है। डीएनए टेस्ट किस किस केस में होता है? यदि कोई जो विक्टिम है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, उसकी कहीं हड्डी मिलती है, कहीं पर उसकी खोपड़ी मिलती है, कहीं पर उसका कुछ मिलता है, कहीं पर खून का स्टेन है, तो उसको डीएनए टेस्ट के द्वारा टेस्टिफाई किया जाता है। या फिर यदि कोई बच्चा पर प्रश्न है कि यह बच्चा उसका है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डीएनए टेस्ट कराया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बतला दूं एक बार कि जहां पर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है वहां पर कोर्ट कोशिश यह करता है कि डीएनए टेस्ट इसका नहीं परमिशन दिया जाए उसका, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट दोनों तरह से खड़ा हो जाता है। मैट्रिमोनियल रिलेशन पर भी असर पड़ता है। एक तो ऑलरेडी बहुत सावर रिलेशन है तभी डीएनए टेस्ट की बात की जा रही है, कहीं पर कुछ एलिगेशन लगाया गया तभी ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है उस चीज को अवॉइड करता है, क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के मामले में केस का अप्रोच हमेशा यही होता है कि कैसे सुलह समझौता हो जाए और दोनों आपस में मिल जाए। तो यहाँ पर डीएनए टेस्ट को बहुत ज्यादा अलाउ कोर्ट नहीं करता है, और बहुत ही जब वैसी नौबत आती है तब डीएनए टेस्ट ऐसे केस मैट्रिमोनियल इशू में कोर्ट इजाजत देता है। लेकिन आपने श्रद्धा वालकर का केस देखा होगा जिसमें कि डीएनए टेस्ट का परमिशन दिया गया, फॉरेंसिक टेस्ट का भी परमिशन दिया गया, या पॉलीग्राफिक टेस्ट का भी परमिशन दिया गया, और नार्को टेस्ट का भी परमिशन दिया गया, सारी चीज का परमिशन दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि अब पता नहीं चल पा रहा था कि हकीकत क्या है, किस ढंग से मारा गया है, जो हड्डी मिली वह सही में श्रद्धा वालकर की हड्डी है या नहीं है। तो इन सारी चीजों में डीएनए टेस्ट को परमिशन दिया गया, और ऐसे केस में डीएनए टेस्ट का, नार्को टेस्ट का, सारी चीजों का परमिशन कोर्ट देती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ असली मुद्दे पर। ये सारे साइंटिफिक एविडेंस हैं और एक्सपर्ट का ओपिनियन है, लेकिन क्या एक्सपर्ट के ओपिनियन को एब्सोल्युटली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इन टोटो एक्सेप्ट कर लिया जाता है? पहली बात मैं आप लोगों को बतला दूं कि यदि उसी रूप में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर जस्टिस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, जजेस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर तो समझिए कि फाइनल हो गया, कोई भी व्यक्ति चाहे तो ओपिनियन को चेंज करवा दे और जजमेंट अपने अनुसार ले ले। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो प्रोबेटिव वैल्यू है, वेटेज दिया जाता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में जो जो बहुत सारा प्रोनाउंसमेंट है उसमें जो टीनेट्स उसने दिया है, जो सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया है, और क्यों पूरी तरह से इसको एब्सोल्यूट नहीं माना है, इसको आप सबसे पहले जानिए। लोग ये कहते हैं, तो आप जैसे बात करिएगा किसी से कहेंगे अरे उस पर तो डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट आ गया। जैसे भी आप मीडिया के डिबेट को सुनिएगा तो मीडिया क्या कहता है, वो तो मीडिया ट्रायल चलाता है और सबको सजा दे देता है। उसके अनुसार डीएनए टेस्ट में पता चल गया कि यह जो है वो श्रद्धा वालकर की हड्डी है, उसी खोपड़ी है, और उसके आधार पर उसने आफ्ताब को फांसी तक का प्रावधान कर दिया कि फांसी हो सकती है। लेकिन यह जानकर चलिए न तो पॉलीग्राफिक टेस्ट एब्सोल्यूट है, कोई भी साइंटिफिक टेस्ट एब्सोल्यूट नहीं है। यदि वैसा होता तो न तो जज की कोई भूमिका होती और न ही वकील की कोई भूमिका होती। दोनों में से किसी की भूमिका कुछ होती क्या? नहीं होती।
तब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे एब्सोल्यूट नहीं माना। मतलब मेडिकल रिपोर्ट भी यदि आ रहा है और यदि किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन भी आ रहा है तो उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के साथ देखा जाएगा, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के साथ मैच कराया जाएगा और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जब मैच करेंगे तब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्यथा उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी पावर किसका है? जज का है। जज ये इवेल्युएट करते हैं कि यह जो साइंटिफिक एविडेंस है वह कितना सही है और कितना गलत है। अब यहाँ बात यह आती है कि मैंने शुरू में कहा था कि जज कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी काम को लगातार वर्षों से कर रहा है तब वैसी स्थिति में किसी रिपोर्ट को देखकर, किसी ओपिनियन को देखकर वह यह समझ सकता है कि इसका प्रोबेटिव वैल्यू कितना है, ठीक है ना, कितने डिग्री तक इस पर भरोसा किया जा सकता है। और जब उतने डिग्री तक वह भरोसा करता है, यदि उसे लगता है कि इसमें 50 डिग्री तक भरोसा किया जा सकता है, तब ऐसी स्थिति में सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के साथ इसको मैच कराने की कोशिश करता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जब मैच करते हैं तब ऐसी स्थिति में इसको एब्सोल्यूट माना जाता है और उसके आधार पर निर्णय दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वह पूरी तरह से इनफैलिएबल नहीं है। तो इनफैलिएबल नहीं है का मतलब क्या है और क्यों है, इसको जानिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए उसको जानिए। यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ द एक्सपर्ट ओपिनियन की बात जो कही गई है उसमें बहुत सारे एडवर्स फैक्टर्स को चिन्हित किया है सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिसीजंस के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो है वो एडवर्स जो उसके फैक्टर्स है उसको चिन्हित किया है। पहला क्या कहा कि एक्सपर्ट ओपिनियन में एरर ऑफ डेंजर ऑफ फॉल्सहुड से इनकार नहीं किया जा सकता है। मानव है, व्यक्ति है और व्यक्ति से गलतियां हो सकती है। उस समय वह किस मनस्थिति में है और उस मनस्थिति में रहकर कैसे उसका टेस्ट कर रहा है, यह बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो रोबोट नहीं है, इसीलिए गलतियों से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है वह हाफ ब्लाइंड होता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वह हाफ ब्लाइंड होते हैं, वह आधी चीजों को देखते हैं और आधी चीजों को नहीं देखते हैं। जो चीजें उनके सामने लाई गई उसको वह देख रहे हैं और जो चीज नहीं नजर आती है वह उससे उनका कोई लेना देना नहीं। उससे लेना देना किसका होता है? जज का होता है। उससे लेना देना वकील का होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूस किया गया है वहां पर उसके सामने मटेरियल, वो ओपिनियन उस पर ही अपना देंगे, ठीक है ना, उस पर ही अपना ओपिनियन देंगे। जैसे सपोज करिए कहा गया कि यह जो हड्डी मिली है वो उसी व्यक्ति की है, वेल एंड गुड, उस व्यक्ति की है, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई यह ओपिनियन तो वह नहीं दे सकते, यह ओपिनियन उनका नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सर्कमस्टांसेस जो है बतलाएगा कि वह सही है या गलत है, इस चीज को वह बतलाएगा। जैसे मैं पूरा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा सदा वालकर केस में। क्या हम ये कह सकते हैं उस एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर कि आफ्ताब को सजा होगी? अब ये सर्कमस्टांसेस सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं टीवी रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं टीवी रिपोर्ट की बात करता भी नहीं हूँ जहां पर एविडेंस की बात आती है। मैं न्यूज वहां से जरूर कलेक्ट करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहाँ पर ये सर्कमस्टांसेस सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे यह पता चले कि वह जो सदा वालकर की हड्डी है वह उसके 36 टुकड़ों में काटा नहीं गया था। तो यहाँ पर जो थ्योरी प्रतिपादित की गई है कि 36 टुकड़ों में काट कर उसे फेंका गया, वह तो गलत साबित हो जाएगी, ठीक है ना, वह जो है वह गलत साबित हो जाएगी। इसी ढंग से बहुत सारे और भी लैकुना हैं, बहुत सारे और भी उसमें कमियां हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिर्फ डीएनए टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इन सारे टेस्ट के आधार पर हम यह नहीं कर सकते हैं कि वह अपराधी है, क्योंकि अब जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अब सपोज करिए
कि बाद में पता चले कि सदावारकर उसको 1 महीने पहले छोड़कर चली गई थी और वो किसी और के साथ रह रही थी, ठीक है ना? और वहां के बाद वह लापता हुई, उसके पहले उससे ऐसा कोई संपर्क नहीं था। तो यहाँ पर कितनी कमजोर कड़ी है। यदि सर्कमस्टांसेस सपोर्ट नहीं करता है, तब अब दूसरी तरफ क्या जाएगा? दूसरी तरफ जाएगा किसी और व्यक्ति ने मतलब ऐसा किया है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट के ओपिनियन का क्या मायने रह जाता है? तो सिर्फ यह कहना एक्सपर्ट के ओपिनियन के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है और एक्सपर्ट का ओपिनियन एब्सोल्यूट है, यह बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। यह इनफैलिएबल नहीं है, मतलब कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर पुनः निर्णय लेने का अधिकार किसका हो गया? कोर्ट का हो गया। आर्गुमेंट इस पर पक्ष और विपक्ष में रखने का अधिकार किसका हो गया? वकील का हो गया। तो यह वन ऑफ द एविडेंस है, प्रोबेटिव वैल्यू है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि इनफैलिबल नहीं है। पहली चीज तो है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमन एरर इसमें हो सकता है, और इसी में मैंने एक बात और भी कही थी कि चूंकि हाफ ब्लाइंड है, यह जो एक्सपर्ट है वो हाफ ब्लाइंड है, वो आधे सच को देख रहा है। और यदि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी कोई है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वह इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने रिपोर्ट को चेंज करा सकता है, लेकिन अपने रिपोर्ट को चेंज करा सकता है। इसीलिए पुनः बात आ जाती है कोर्ट के ओपिनियन की और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की बात आ जाती है कि बिना सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के आधार पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह जो है ओपिनियन दिया गया है वह बिल्कुल सही है। वो जो बिल्कुल ओपिनियन दिया गया है वह बिल्कुल सही है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब डीएनए टेस्ट की जब बात आती है, तो यहाँ पर डीएनए टेस्ट हुआ, यहाँ पर मैं केस लॉ की भी बात करूंगा। राजेंद्र प्रधान राव वासनिक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2019 का केस है। ये सुप्रीम रिपोर्टेड केस है, ऑल इंडिया रिपोर्टर में सुप्रीम कोर्ट केसेस वॉल्यूम 1 में यह दिया हुआ है, AIR का वॉल्यूम 1। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये एलिगेशन लगाया गया कि एक 3 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई आफ्टर कमिटिंग रेप ऑन हर। Sample from the body of the accused were sent for DNA profiling, but no DNA evidence was produced before the trial court. यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट जो था वो प्रोड्यूस ही नहीं किया गया। यदि डीएनए रिपोर्ट एब्सोल्यूट होता, तब ऐसी स्थिति में यह बाध्यकारी हो जाता और कोर्ट यह आदेश करता कि किसी भी हालत में डीएनए रिपोर्ट को प्रोड्यूस करिए। लेकिन रिपोर्ट प्रोड्यूस नहीं किया और कोर्ट ने उसके आधार पर निर्णय भी दे दिया। तो यहाँ पर यह क्या बतलाता है कि डीएनए रिपोर्ट या डी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वह एब्सोल्यूट नहीं है। यदि एब्सोल्यूट होता तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, और इस आधार पर राजेंद्र प्रधान राव वास्तविक जो है उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए तो इससे सिर्फ यह पता चलता है कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो सिर्फ ओपिनियन है, यह किसी भी रूप में एब्सोल्यूट नहीं है। अब मैं आता हूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में जो एग्जामिनर का ओपिनियन की बात कही गई है, सेक्शन 41A में एग्जामिनर के ओपिनियन की बात कही गई है। यहाँ पर यह ओपिनियन जो है वह हमेशा जो है वह वैलिड माना जाता है और रिलेवेंट माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जैसे इसमें संशोधन किया गया है सेक्शन 79 इंफॉर्मेशन एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में संशोधन किया गया 79 में, और 79A इसमें जोड़ा गया और उसको 2008 में जोड़ा गया। इसको पूरी तरह से रिलेवेंट माना गया क्योंकि यह जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वह क्या है? वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और जो भी हार्ड डिस्क में सेव किया गया है उसको माना गया है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जो सीसीटीवी फुटेज है उसको माना गया है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, और इसको बहुत ही रिलायबल माना गया है। दूसरा क्या है कि यदि सेक्शन 47A में, यह भी 2008 में ऐड किया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
2000 में संशोधन कर इसको 2008 में इसको ऐड किया गया, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर की बात कही गई है और डिजिटल सिग्नेचर में ओपिनियन लेने की बात कही गई। इसमें जिसने क्रिएट किया है डिजिटल सिग्नेचर को, उसके ओपिनियन को जो है वह बिल्कुल एब्सोल्यूट माना और बिल्कुल रेलिवेंट माना है कोर्ट ने, ठीक है ना, बिल्कुल एब्सोल्यूट और रेलिवेंट माना है कोर्ट ने। तो कुछ ओपिनियन ऐसे हैं जो कि एब्सोल्यूट है और कुछ ओपिनियन ऐसे हैं जो कि सिर्फ ओपिनियन के रूप में कोर्ट में सामने होते हैं और उसे मानना नहीं मानना कोर्ट के डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। लेकिन कोर्ट अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड इसमें करता है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ जब इसको मैच कराता है तब उसके आधार पर वह उसको मानता है अथवा नहीं मानता है। तो एक्सपर्ट के ओपिनियन की जो बात है उसको हम एब्सोल्यूट किसी भी रूप में नहीं मानते हैं, कुछ मामले को छोड़कर। मित्रों, आज यहीं तक, कल नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ होऊंगा।